कराची गर्ल्स स्कूल का ये दर्दनाक वाकया, जहां के वॉशरूम में एक 12 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की तालिबा थी। ये वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुई? इन तमाम वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाते हैं, इस वीडियो में अब सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक और इंतबाह। ये वाकया इस स्कूल में मौजूद एक उस्तानी की ज़बानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वो कहती हैं कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था, चंद लड़कियां ही अपनी क्लासेस में जा रही थीं। मेरे शौहर मुझे छोड़ते हुए स्कूल से अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वो जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, लेकिन अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा। मुझे तो ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे खास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई थी, तो मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफी दूर था, इसलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो जाए। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पर कोई दाग ना लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी होती है। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें पूरे स्कूल में गूंजने लगे। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकल आई। अब मुझे उल्टियां आने लगी थीं। इतने में दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल साहब भी आ गए, क्योंकि स्कूल का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूँ। वो एकदम हैरान रह गईं। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगे, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और उसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गईं। स्कूल में काम करने वाली मासी आ चुकी थी और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि जाओ अंदर वॉशरूम में से बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में ले आओ। वो दोनों बड़ी मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गईं, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून से लथपथ हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में आ गई और बाकी के टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने तमाम बच्चियों को संभालने का कहा और इस बात का ख्याल रखने को कहा कि ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थीं, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर तरफ का जवाब उन्हें देना पड़ता, इसलिए वो सारे मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी जानने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर इसने इस बच्ची का चेकअप किया तो वो कहने लगी कि इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश न आया तो मुझे डर है कि ये मर भी सकती है। डॉक्टर ने तो पूरी तरह से हमें डरा दिया था, लेकिन मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज्यादा देर न करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देख लेंगे। मैं खुद 2 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने उसे हाथों हाथ ले लिया। फिर वो लोग उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। फिर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, ये बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि ये मामला क्या है? ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ही एक दिन की बात नहीं थी। कई दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी किया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थीं कि स्कूल की बच्चियों में ये बात फैल चुकी है और लोग छुपाने के बावजूद भी सरगोशियों में यही बातें कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल साहिबा मजीद डर गईं। उन्हें डर था कि स्कूल की साख मुतासिर होगी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी
और जो कुछ भी हुआ था वो स्कूल की चार दीवारी के अंदर हुआ था, इसलिए वो बहुत परेशान थी कि अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वो मुझसे कहने लगे कि किसी तरह इस मामले को यहीं पर खत्म करो और इस बच्ची के वालिदैन को बुलाओ और उन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को उनके हवाले कर दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, क्योंकि फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने इस बच्ची के वालिदैन को बुलाया। वो बच्ची यतीम थी, बस इसके सर पर उसकी माँ का साया था और उसकी माँ मेरे पड़ोस में ही घर की सफाई का काम करती थी, इसलिए इसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन जब वो अस्पताल आई और उसे सारे मामले का बताया गया तो वो चला चला कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। इसकी चीखों पर इस अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा। तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से इसे खामोश करवाया और इसे धमकाया कि अगर वो खामोश ना हुई तो इसकी बच्ची की ही बदनामी होगी। ये सुनकर वो खामोश हो गए। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़े ही बुरे तरीके से इसे पूछ-गुछ करने लगे, तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी? तुम कैसी माँ हो? तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के उन लफ्जों से इस औरत के चेहरे का रंग उतर गया और वो बड़े ही हैरान से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद इसे उनके इस लहजे और उन अल्फाज की तवक्को नहीं थी। प्रिंसिपल साहिबा बस इसकी कोशिश में थीं कि किसी तरह इस मामले को उसकी माँ के सर पर छोड़कर खुद स्कूल पहुंच जाए और इस मामले से किनारा कर ले। जबकि इसकी माँ का कहना था कि इसकी बच्ची बड़ी नेक है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो तो हमसे पूछ रही थी कि उसकी बेटी के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वो स्कूल के सिवा कहीं नहीं जाती थी। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए उन्होंने इससे कहा, जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद इससे पूछ लेना इसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। और फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि वापस स्कूल चलो। लेकिन सच तो ये था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो मेरी क्लास की सबसे ज़हीन स्टूडेंट थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वो बच्ची कितनी पाकीज़ा थी। लेकिन फिर भी उसके साथ जो कुछ हुआ था, इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। ये स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचा था, इसलिए मैं इसकी माँ को सब्र की नसीहत करते हुए प्रिंसिपल साहिबा के हमरा स्कूल पहुंच गई। सारी टीचर्स में तजस्सुस था कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम स्कूल लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो दबी दबी सरगोशियां मुझे सुनाई देने लगे। हर लड़की इस बच्ची ज़ैनब के किरदार पर बात कर रही थी। सब हैरान थीं कि ये क्या मामला है, जबकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का वो मंजर मेरे दिमाग को घुमा रहा था और एक 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई ही ये कोई मामूली बात नहीं थी जिसे दबाया या छुपाया जाता। इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई थी और जो कुछ वहां से मिला था इसे भी ज़ाय करवा दिया गया था। इस तरह दोपहर हुई और छठी हो गई। सब हजारों सवाल अपने अपने जहन में लिए घरों को लूट गए थे, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं अस्पताल था। मुझे ज़ैनब के पास जाना था। वो गरीब और मासूम बच्ची थी जिसे इस वक्त मेरी जरूरत थी। न जाने इसे होश आया भी था या नहीं। मैंने रिक्शा लिया और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ज़ैनब का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। मैं अस्पताल पहुंची तो ज़ैनब की मां ने बताया कि इसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें इसने अभी तक नहीं खोली है, इसलिए डॉक्टर उसे मुलाकात की इजाजत भी नहीं दे रहे। फिर वो मेरे गिले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। मिस नाइला, आपको तो पता है मैं बेवा औरत हूँ, घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि उसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने कहा, तुम ये कैसे कह सकती हो? इसके साथ जो कुछ हुआ वो स्कूल में हुआ, ये तो कई महीनों पुरानी बात मालूम होती है। ज़ैनब की माँ कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से मेरी ज़ैनब स्कूल के नाम से कतराती थी, डरती थी।
जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती थी, अम्मा मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो, क्योंकि पहले तो वो कभी भी छठी नहीं करती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से इसका दिल उचाट होता जा रहा है, इसलिए मैं इसे डांट डपट कर स्कूल भेज देती थी, ये समझा कर के पढ़ाई बहुत जरूरी है। ज़ैनब की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मील्स टीचर्स भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी आजाद भी होते थे और उनके साथ तन्हाई में बातें भी करते थे। खास तौर पर सर हमद की तो आदत थी, वो मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की के करीब होकर खड़े हो जाते और फिर बिला वजह फजूल की बातें शुरू कर देते, लेकिन मैं किसी पर भी बिला वजह शक नहीं कर सकती थी जब तक ज़ैनब खुद होश में ना आती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई थी। मेरे लिए परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने ज़ैनब की मां से इजाजत ली और कहा कि मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने उनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर को लूट आई। मैं घर में भी यही सोच रही थी कि ज़ैनब के साथ ऐसा जुल्म कौन कर सकता है। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लूटे तो मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। ये सुनकर वो हैरान रह गए। मुझसे कहने लगे, वो बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतनी देर में कुछ भी पता नहीं चला? मैंने अपने शौहर को बताया कि वो एक यतीम बच्ची थी, मैं हमेशा से उसे परेशान ही देखती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका हाल बहुत अजीब था। वो क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी और उसके टेस्ट भी कुछ गलत आ रहे थे और वो क्लास में परेशान बैठी रहती थी। फिर कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफी खराब थी। अक्सर बैठे बैठे इसे चक्कर आ जाते थे। वो बेंच पर सर टका दिया करती थी और मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से शायद वो कमजोर और निढाल हो रही है। काश कि मुझे पता होता कि इसकी हालत किस वजह से खराब है तो शायद मैं इसे इस आजमाइश से बचा लेती। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल ले चलो। वो मुझे अस्पताल ले गए। ज़ैनब को अब होश आ चुका था। मैं फौरन उसके पास गई। मैंने इसका हाथ पकड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इससे कहा, ज़ैनब मुझ पर भरोसा करो बेटी और मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वो फुट फुट कर रो रही थी और मेरे बार बार पूछने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं थक हार कर वापस घर लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन ज़ैनब की मां इस बात के लिए राजी नहीं थी। इसे लगता था कि ऐसा करने से मजीद बदनामी होगी और प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और ज़ैनब को इंसाफ भी दिलाना था, इसलिए मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ा। मेरे शौहर मेरी नियत जान गए थे। कहने लगे, जो भी करना हो सोच समझ कर करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही इस लड़की को और उसके बच्चे को देखा था, इसलिए तुम भी तहकीकात के दायरे में आओगी। और यहाँ पर तो पुलिस तहकीकात के नाम पर जीना मुहाल कर देती है। जंगल का कानून है कि बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगी और तुम्हारी नौकरी पर भी इससे फर्क पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वही रिवायती सोच रखते थे, खुद को दूसरों के मामले से दूर रखना चाहते थे, जबकि एक उस्तानी होने की हैसियत से मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी स्टूडेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करूं और खास तौर पर स्कूल में ऐसा वाकया दोबारा ना हो। अगली ही सुबह में सीधे प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा, मैडम, ज़ैनब वाले मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसकी मां ने तो पुलिस शिकायत नहीं की, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। आखिर किसी न किसी ने तो इसके साथ ये गलत हरकत की है। हो सकता है वो हमारे स्कूल का कोई हो। इसने स्कूल के वॉशरूम में 4 या 5 महीनों के नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया। शायद वो 4 या 5 महीने की हामिला थी। अगर ऐसे में वो मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? वो तो शुक्र है कि इसे होश आ गया और वो पहले से बेहतर है,
लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किसी और बच्ची के साथ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहा, आप एक यतीम बच्ची के लिए बहुत ही ज्यादा सोच रही है। मैं इसकी मां को खामोश करवा चुकी हूं और ज़ैनब के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवा दिए हैं। अब आप इस किस्से को खत्म समझी। ज़ैनब की वजह से मैं स्कूल की साख को दांव पर नहीं लगा सकती हूं और ना ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हूं। कुछ ही दिनों के बाद मेरी हज की फ्लाइट है। अगर इस मामले के खिलाफ मैंने एक्शन ले लिया और पुलिस कचहरी के मामलात में फंस गई तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने को कहा। आज क्लास में मौजूद तमाम लड़कियां मेरी मुंतजर थीं और मैं बार बार एक चेहरे को देख रही थी। अगर ज़ैनब आज इस मकाम पर थी तो कल उनमें से कोई और बच्ची भी तो हो सकती है, और बस यही ख्याल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां ज़ैनब के करीब बैठती थीं, मैंने उनसे भी सवाल जवाब किए। सबका यही कहना था कि ज़ैनब का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो ज़ैनब के साथ आती जाती थी, इसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चिकनाचूर कर दिया। वो कहने लगी, कुछ महीने पहले कंप्यूटर के सर ने ज़ैनब को छठी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल ज़ैनब कंप्यूटर में काफी कमजोर थी, इसके घर पर कंप्यूटर की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए पढ़ाई में कमजोर थी, इसलिए वो बार बार कंप्यूटर के टेस्ट गलत देती थी और कंप्यूटर के सर ने इससे कहा था कि छठी के बाद स्कूल में रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर समझा दूंगा। इस दिन वो मेरे साथ घर नहीं गई थी और इस दिन के बाद ज़ैनब का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर उसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वो मगरूर हो गई है और उसकी नजरों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही। इसलिए मैंने भी इससे बातचीत करना छोड़ दिया। ये कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर हमद के बारे में मेरा शक इस हद तक दुरुस्त होगा। मैंने सोचा था कि उधर उधर भटकने के बजाय सीधा सर हमद के सर पर पहुंचकर उनसे सवाल जवाब करूं। फिर छठी के वक्त बाकी सारी टीचर स्कूल से निकल गईं और सर हमद और मैं बच गए। वो निकलने ही वाले थे कि मेरी आवाज सुनकर पलटे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, मुझे पता चल गया है कि ज़ैनब के साथ किसने ये सब कुछ किया है। मेरी ये बात सुनकर सर हमद बुरी तरह चूके और मेरी तरफ हैरत से देखने लगे। कहने लगे, अगर ऐसी बात थी तो अपने पुलिस को इत्तिला करनी थी और इस मुजरिम को पकड़वा कर सख्त सजा देनी थी। सर हमद की ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि वो इतनी मजहबी होने के बावजूद ये जवाब कैसे दे रहे थे। अगर वो मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात न कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा, अपने आज से 5 महीने पहले ज़ैनब को छठी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छठी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी ये बात सुनकर वो हैरान रह गए और कहने लगे, मिस नाइला, आप मुझ पर शक कर रही हैं और आपको लगता है मैंने ज़ैनब के साथ। मैं खामोश रही तो वो खुद ही बोल पड़े और कहने लगे कि ज़ैनब कंप्यूटर में काफी कमजोर थी, इसलिए मैंने इसे छठी के बाद स्कूल में रुकने को कहा ताकि मैं इसे कंप्यूटर अच्छी तरह याद करवा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फोन आ गया। इसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो अस्पताल में थी। अब भी जानती हैं कि 5 महीने पहले मेरे घर बेटी की विलादत हुई है और वही दिन था। मैं स्टाफ रूम में था जब मेरी बीवी का फोन आया था। मैंने चौकीदार से कहा कि ज़ैनब कंप्यूटर रूम में मेरा इंतजार कर रही है, इसे वापस घर भेज दो और मैं खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस इस दिन यही बात हुई थी। अब चाहे तो ज़ैनब से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार से भी इस बात का पता कर सकती हैं। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं और मैं किसी भी बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। सर हमद ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं लड़कियों से सिर्फ इसीलिए बातचीत करता हूं ताकि वो मुझसे सवाल जवाब करते हुए शर्म महसूस न करें, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर्स से पढ़ना मुश्किल लगता है। वो अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते हुए चले गए और मैं उनके जाने के बाद सोच में पड़ गई थी कि अगर सर हमद ने भी ये हरकत नहीं की तो फिर किसने की है। मुझे अभी उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था
इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने इससे कहा, बताओ, 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में ज़ैनब के साथ किया हुआ था। मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि सर हमद की असलियत मालूम हो सके। और वो हकलाते हुए कहने लगा, बीबी जी, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका अंदाज बता रहा था कि उसे कुछ न कुछ तो जरूर मालूम है। इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इत्तला देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूँ। मुझे खुद ज़ैनब ने सब कुछ बता दिया है। लेकिन चौकीदार ने अपना मुंह न खोला, बस यही कहता रहा, बीबी जी, हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहां पहुंच गईं और गुस्से से कहने लगी, मिस नाइला, आपको समझ क्यों नहीं आता? ये बात अब खत्म हो गई है, आप अपने घर जाएं। कल मेरी हज की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूं, इसलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को भी वापस भेज दिया था और उनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं ज़ैनब से मिलने गई तो मैंने इससे कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि इस दिन कंप्यूटर लैब में सर हमद ने किया था। फिर चौकीदार ने मेरी बात सुनकर वो इस तरह रोई कि जैसे मैंने इसका कोई जख्म खुरच दिया हो। और फिर इसने वो सच्चाई मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे रोते हुए बताया कि इस दिन स्कूल में सर हमद ने इसे रोका था, लेकिन फिर चौकीदार कंप्यूटर लैब में आ गया और फिर उसने तन्हाई का फायदा उठाकर उसे कंप्यूटर लैब में बंद करके इसके साथ ज्यादती की और इसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो इसे जान से मार देगा। वो खौफजदा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसने सब कुछ चौकीदार को बताया। चौकीदार को इल्म हो गया था कि वो हामिला है, लेकिन अपना गुनाह छुपाने के लिए इसने इसे बहुत सी दवाएं खिलाना शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से इसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले इसने स्कूल पहुंचते ही स्कूल के वॉशरूम में एक 5 महीने के नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया और वो बेहोश हो गई थी। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वो मर चुकी होती। ये सुनकर मेरी जान निकल गई और ज़ैनब की वालिदा भी हैरान रह गई थी। शायद उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि उनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही थी। सच्चाई जानने के बाद मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता किया और ये जानकर मैं बहुत हैरान रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था। इसलिए वो गांव भाग गया था। इसका गांव कौन सा था, वो कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। ज़ैनब की मां ने मुझे पुलिस को इत्तला देने और कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। वो मजीद ज़ैनब की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मैं मुजरिम को जानकर भी न ना कर सकी। प्रिंसिपल साहिबा हज पर चली गई थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा हज कबूल होगा। वो चाहते तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, बस अपनी साख बचाने में लगी रह गईं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को अपना दोस्त बनाकर रखें ताकि बच्चे खुलकर अब से अपनी हर बात कर सकें। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे पर नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, उनके हर मामले पर नजर रखें ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि इस तरह की चीजों से हर वालिदैन, हर इंसान आगाह हो सके, क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में ये सब चीजें आम हो चुकी हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, यहाँ तक के अस्पतालों में भी हमारी जिंदगियां खतरे में हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलिएगा।